नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं कन्या लग्न की कुंडली में भू संपत्ति का योग। कैसे जानें कि किसी जातक के जिसकी कन्या लग्न की कुंडली है उसके जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद व मकान का सुख उसको कब प्राप्त होगा और वह सुख उसको कितना अच्छा है और कितना कमजोर है। क्या वह उसको जो सुख प्राप्त होगा वह आसानी से प्राप्त होगा या कठिनता से प्राप्त होगा, या उसके जो जीवन में आने वाली जो जमीन जायदाद आदि मकान आदि हैं वह उसके कहीं बिकेंगे तो नहीं, कहीं ऐसी नौबत तो नहीं आएगी कि उसको वहां पर उनसे संबंधित कोई परेशानी देखनी पड़े। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण रोचक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में भूसंपत्ति के योग को देखने से पहले हमको सबसे पहले कन्या लग्न की कुंडली का विश्लेषण करना होगा। कैसे जानेंगे कन्या लग्न की ही कुंडली है? तो जब भी आप जन्मांक चक्र को खोलेंगे तो वहां पर आपको अगर पहले खाने में 6 लिखा दिखाई दे, ध्यान से देखिए, अगर पहले खाने में 6 लिखा दिखाई दे तो उस स्थिति में वह कन्या लग्न की कुंडली है। जैसे यहाँ पर ये जो जन्मांक चक्र है इसमें यहाँ पर पहले खाने में 6 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि ये कन्या राशि है। और ये कन्या राशि जो 6 का अर्थ हो गया कन्या राशि, और ये अगर पहले खाने में लिखा हुआ है, पहले घर में लिखा हुआ है, पहले भाव में लिखा हुआ है तो इसको कहेंगे कि यह कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पर हमको ये जानना बेहद आवश्यक है कि इस कुंडली के अंतर्गत, इस जन्मांक चक्र के अंतर्गत कौन सा भाव क्या है और किस भाव के कौन अधिपति हैं या भावेश कौन है। तो वहीं जो लग्न भाव है, लग्न भाव के अधिपति होते हैं बुध, लग्न भाव के अधिपति बुध हो जाते हैं। वहीं जो दूसरा भाव है वह दूसरा भाव है जिसको हम धन भाव भी कहते हैं, उसके अधिपति यहाँ पर तुला राशि है शुक्र होते हैं। वहीं तीसरे भाव के अधिपति मंगल हो जाते हैं, पराक्रमेश यहाँ पर मंगल हैं। और वहीं पर जो सुख भाव के अधिपति हैं वह गुरु होते हैं यहाँ पर। और जो संतान भाव या पंचम भाव पंचमेश होते हैं वह शनि होते हैं, षष्ठेश भी यहाँ पर शनि ही होते हैं। शनि एक त्रिकोण भाव के अधिपति हैं तो दूसरे वह त्रिक भाव के अधिपति भी हैं। वहीं सप्तमेश होते हैं गुरु और अष्टमेश होते हैं यहाँ पर मंगल होते हैं अष्टमेश, नवमेश यहाँ पर शुक्र होते हैं, दसमेश यहाँ पर बुध होते हैं। और वहीं एकादश भाव की हम बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर एकादश होते हैं और व्ययेश यहाँ पर होते हैं सूर्य। तो सूर्य यहाँ पर व्यय भाव में बैठे हुए हैं, व्यय कराने वाले होते हैं, व्ययेश यहाँ पर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि सबसे सुंदर जो स्थिति है वह किस किस की यहाँ पर है। तो गुरु हैं, एक सप्तमेश भी हैं और दूसरे गुरु हो जाते हैं सुखेश भी। तो सप्तम भाव के अधिपति भी गुरु हो जाते हैं और सुख भाव के, दो केंद्रों के अधिपति हो गए। लेकिन सप्तम भाव मारक भाव भी है तो कहीं ना कहीं इनमें मारक तत्व भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं बुध यहाँ पर इस कुंडली के अंतर्गत लग्नेश भी हो जाते हैं और लग्नेश के साथ साथ दशमेश हो जाते हैं, दशम के अधिपति हो जाते हैं, तो ये भी केंद्राधिपति हो जाते हैं। तो बुध और गुरु की यहाँ पर स्थिति बड़ी अच्छी स्थिति, यहाँ पर आप इसको कहोगे कि ये अच्छी स्थिति वहां पर बन जाती है। वहीं इस कुंडली के अंतर्गत जो शुक्र हैं वह मार्केश तो होते ही हैं क्योंकि वह दूसरे भाव के अधिपति हैं, लेकिन वह भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ भाग्येश भी हो जाते हैं। तो भाग्य भी हो जाते हैं, भाग्य के अधिपति भी हो जाते हैं और चल अचल संपत्तियों के भी अधिपति हो जाते हैं, वाणी के विद्या के भी अधिपति हो जाते हैं शुक्रदेव यहाँ पर इस कुंडली के अंतर्गत। यहां तक हमने कुंडली के जो विश्लेषण है वह हम कर चुके हैं। अब हमको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम भूमि संपत्ति की चर्चा करेंगे तो वहां पर उसके कारक ग्रह होते हैं मंगल। तो मंगल का कुंडली के अंतर्गत आपको देखना यह होगा कि मंगल की स्थिति कैसी है। मंगल त्रिक भाव में तो नहीं है, मंगल अस्त अवस्था में तो नहीं है, और मंगल कुछ ऐसी स्थिति में तो नहीं है जिसके कारण से उस व्यक्ति को मंगल से संबंधित परेशानियां हों।
तो यहाँ पर ये देखना बेहद आवश्यक है। कुंडली का जब भी विश्लेषण करें तो यहाँ पर मंगल की स्थिति का विशेष रूप से आपको यहाँ पर विश्लेषण करना चाहिए, उसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब इस कुंडली में जो गुरु हैं वे चतुर्थाधिपति हैं, तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति का उच्च का होना, अगर गुरु बृहस्पति इस कुंडली के अंतर्गत उच्च के हो जाते हैं, स्वग्रही हो जाते हैं, मूल त्रिकोण में चले जाते हैं, गुरु अगर यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, यहाँ जाएंगे गुरु उच्च के हो जाएंगे, गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर स्वग्रही हो जाएंगे, तो हंस नामक योग का निर्माण करेंगे। उच्च के हो जाते हैं, बहुत सुंदर स्थिति गुरु की यहाँ पर होनी चाहिए। अगर गुरु की बहुत अच्छी स्थिति है तो उस स्थिति में जब भी इस प्रकार की स्थिति है, गुरु अपने भाव में बैठे हुए हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, तो वहां पर गुरु की शुभ स्थिति है, तो ऐसी स्थिति जब भी होगी तो ऐसे जातक के पास में बहुत भूखंड होते हैं और बहुत सारे उसके पास में भूखंड और बहुत ज्यादा उसके पास में मकान आदि का सुख उसको प्राप्त होता है। तो बहुत ही उत्तम ये योग है। जब भी गुरु की दशा और जहां पर वह विराजित हैं उस ग्रह की अंतरदशा होगी तो वह जो शुभ फल है उनको उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। आगे हम एक बात का और विश्लेषण करेंगे कि जब भी गुरु दसम भाव में जाएंगे, इस कुंडली के अंतर्गत जब भी कन्या लग्न की कुंडली में गुरु दशम भाव में जाएंगे, गुरु दसम भाव में जाएंगे, किसका घर हो गया? बुध का घर हो गया। तो गुरु यहाँ पर बुध के घर में चले गए और जब भी ये बुध के घर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए आप बुध के घर में गुरु जाते हैं जो कि दसम भाव है। गुरु भी यहाँ पर योग कारक स्थिति में है और बुध भी योग कारक स्थिति में है, तो यहाँ पर और बुध यहाँ पर आ जाते हैं, गुरु बुध के घर में और बुध गुरु के घर में जब भी होंगे। और स्थिति के साथ साथ मंगल का बलवान होना अति आवश्यक है। अगर मंगल बलवान है या मंगल की दृष्टि इन दोनों में से किसी के ऊपर भी अगर है तो उन परिस्थितियों में उस व्यक्ति के पास में बहुत बड़ा भूखंड होता है, बहुत जमीन जायदाद उसके पास में होती हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है और इसका फल आपको निश्चित रूप से दिखता है। अगर आप इसको देखोगे निश्चित रूप से आपको इसका फल दिखाई देगा। अगर मानकर चलिए गुरु अगर यहाँ पर मंगल विराजित हो जाए, अगर यहाँ पर मंगल विराजित हो जाए तो 1 2 3 4 बुध को देखेंगे, बुध के घर में बैठकर बुध को देखेंगे, तो ये जो स्थिति है ये भी यहाँ पर मंगल का होना उसको अत्याधिक भूखंड दिलाने की स्थिति में होगा। या फिर यहाँ पर 1 2 3 4 अगर मंगल यहाँ बैठ जाए, देखिए हम और बातों का विश्लेषण नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो विश्लेषण करेंगे वह करेंगे इस समय भू संपत्ति का। बाकी और भावों में वह कैसा फल देगा उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय हम विशिष्ट जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ भू संपत्ति से संबंधित। तो यहाँ पर मंगल अगर यहाँ बैठेंगे तब वह गुरु को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में यह जो मंगल होंगे यह उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा जमीन जायदाद का मालिक, बहुत बड़े क्षेत्रफल का मालिक उसको बनाते हैं। बहुत अच्छी स्थिति ये रहती है, उत्तम स्थिति इसको कहा गया है। वहीं यदि जो कुंडली के अंतर्गत जब भी कन्या लग्न की कुंडली है उसमें आपको बुध को देखना होगा। बुध की जो स्थिति है, यदि यह बुध यहां इस भाव में बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिए, अगर चौथे भाव में बुध बैठे हुए हैं, साथ ही साथ चंद्रमा भी कुंडली में बलवान है और इन दोनों में बुध और चंद्रमा यहां पर एक दूसरे को देखते हैं। किसी भी स्थिति में अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठेंगे, बुध के घर में बैठकर ही चंद्रमा देख सकते हैं, तो चंद्रमा की जो स्थिति है और बुध की जो स्थिति है निश्चित रूप से उस जातक को कहीं ना कहीं जमीन आदि का सुख देने वाली स्थिति इस कुंडली के अंतर्गत बन जाती है। वहीं आगे हम बात करेंगे कि कभी कभी इनके जैसे बिकने की कंडीशन आ जाते हैं या कोई कोर्ट कचहरी में फंस गया मामला, तो वह कब होता है कि जब जो चतुर्थाधिपति हैं गुरु हैं वह यदि 6 8 12 में चले जाएं तो ऐसी स्थिति अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। या फिर यहां पर ये गुरु यहां विराजमान हो जाएं दूसरे भाव में, लेकिन साथ में राहु बैठ जाए इनके साथ में, तो अच्छी स्थिति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में जो संपत्ति वह अर्जित करेगा ये निश्चित है, लेकिन वह उसको संभाल नहीं पाएगा। उसके हाथ से किसी भी कारण से वह बिकेगी या कोई भी कारण होगा वह उसके हाथ से निकलेगी, उसके खर्चों की वजह से या किसी भी कारण से परिवार कुटुंब आदि पर वह उसको खर्च भी कर देगा। यहां पर ही आप निश्चित रूप से
जान सकते हैं और देख सकते हैं। किसी भी भोग विलास आदि में या किसी ऋणग्रस्त होने के कारण आप निश्चित रूप से देखोगे कि उसके हाथ से उसकी जो संपत्ति है वह निकल जाती है। अब यदि गुरु अगर नीच हो जाए इस कुंडली के अंतर्गत, अगर गुरु, देखिए गुरु नीच के वैसे त्रिकोण भाव है, लेकिन गुरु यहाँ के नीच के हो जाएंगे। अगर गुरु नीच के हो जाते हैं, शत्रु के घर में चले जाते हैं, शत्रु का घर शुक्र के घर में अगर गुरु चले जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, पाप युक्त हो जाते हैं और धन भाव में बैठ जाएं, ऐसी स्थिति होकर ये धन भाव में बैठ जाएं। अभी हमने देखा पाप युक्त हो गए, धन भाव में बैठ गए, तो ऐसी स्थिति जो गुरु की होगी, ये भी उसकी जो भूमि है, जो उसको मिलने वाली जमीन जायदाद मकान आदि हैं, उनको नष्ट कराने वाली स्थिति होती है। आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जो जीवन में जो बुध हैं यहाँ पर, क्योंकि बुध यहाँ पर देखिए गुरु को देखेंगे क्योंकि ये गुरु हैं चतुर्थाधिपति। यदि ये गुरु यहीं पर बैठे हों, स्वग्रही हो, हंस नामक योग बनाए और इन पर बुध अपने घर में बैठे हों, अपने घर में बैठकर बुध इनको देख रहे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि है, और ध्यान रखिए पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यह स्थिति अगर है तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत भू संपत्ति अर्थात बहुत जमीन जायदाद उसको मिलती है, उसको अनेक मकान इत्यादि का सुख प्राप्त होता है, विशेष रूप से सुख प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसको सुख नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से उसको सुख मिलेगा। जब भी इन दोनों ग्रहों की महादशा और अंतरदशा चलेगी तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में सुख अवश्य आएगा। नवमांश कुंडली को भी आपको देख लेना चाहिए। नवमांश में भी अगर स्थिति बहुत अच्छी है तो वहां पर तो निश्चित रूप से यह 100% सत्य होने वाली स्थिति बन जाती है। आगे देखिए कि अगर जो गुरु हैं और शुक्र हैं, यदि ये दोनों गुरु और शुक्र, ध्यान दीजिए गुरु यहां पर उच्च के होंगे, शुक्र इनके साथ में, अगर ये गुरु और शुक्र एकादश भाव में चले जाएं और इनको शुभ ग्रह देखते हो, मानकर चलिए यहां पर बुध बैठ जाए, शुभ ग्रह हैं, लग्नेश भी हैं, वह जब इनको देखेंगे और पाप ग्रह इनको नहीं देखें तो ऐसी स्थिति जो होगी वह उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही क्षेत्रफल वाला भूखंड उसको देने वाली होगी। बहुत बड़ा क्षेत्रफल होगा, खूब जमीन जायदाद उसके पास में होगी, खूब अपने आलीशान मकान उस व्यक्ति को प्राप्त होंगे, उनका अधिपति होगा, उनका मालिक होगा, उनका स्वामी वह बनेगा, निश्चित है। अगर इसी के साथ में जैसे कि ये गुरु हैं, ये महत्वपूर्ण है इस कुंडली के अंतर्गत, आप विशेष रूप से तो गुरु अगर उच्च के हो जाते हैं, स्वयं अकेले उच्च के भी हो जाते हैं, तब भी यह स्थिति बनाकर रख देंगे। शुक्र हैं तो और ज्यादा आलीशान मकान, सुसज्जित मकान उसको देने वाले होंगे, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं विलासिता के भी द्योतक हैं। तो यहां आपको ये जानना होगा। आगे हम एक और जानकारी देते हैं आपको, जैसे कि अगर देखिए जो चतुर्थ स्थान में राशि को देखेंगे, ये द्विस्वभाव राशि है, क्योंकि यहां पर ये द्विस्वभाव राशि है, तो द्विस्वभाव राशि है। और अगर गुरु यहां पर किसी, जैसे कि ये कर्क में यहां पर उच्च के होते हैं, यहां जाकर विराजित हो जाते हैं, तो एक से अधिक कितना, 2 शहर 2 गांव में उनके मकान हो सकते हैं, भवन हो सकते हैं, और वहां जमीन जायदाद भी कहीं ना कहीं 2 जगह पर अवश्य ही उसको प्राप्त होती है। ये आप देख सकते हो, उनका वह स्वामी होता है। आगे देखिए कि यदि इसी प्रकार से जो गुरु हैं, अगर ये, अब देखिए हमने गुरु के बारे में शत्रु क्षेत्र बता दिया, तो जमीन आदि का योग मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर गुरु अगर यहां बैठे मिल जाएं, गंवाने की बात, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों अशुभ ग्रह अगर देखते हैं तो वहां पर गंवाने वाली बात तो आएगी नहीं, आएगी तो बहुत हल्की फुल्की आएगी, लेकिन अगर पाप ग्रह देखेंगे तब आएगी। लेकिन यह सूत्र विशेष है कि गुरु अगर यहां पर बैठे कन्या लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में, या फिर वह बैठे एकादश भाव में, इन दोनों भावों में से कहीं भी गुरु अगर आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और इस प्रकार से विराजित हैं, तो आपको निश्चित रूप से जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा ही होगा, निश्चित है, ये आपको सुख अवश्य प्राप्त होगा। नवमांश कुंडली में भी अगर ऐसी स्थिति है, शुभ स्थिति है, तो निश्चित रूप से आपको वह 100% अपना फल देने वाली स्थिति हो जाती है। अब हम एक देखेंगे विशेष सूत्र। देखिए विशेष सूत्र क्या है कि यदि
इस कुंडली के अंतर्गत आप देखोगे कि जो लग्नेश हैं, लग्नेश कौन है हमको देखना होता है। देखिए जब भी देखेंगे हम पंचम भाव को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि, और पंचमेश को भी रखेंगे कि यदि लग्नेश और पराक्रम, लग्न पराक्रम हो जाए और चतुर्थ भाव हो जाए सुख, और छठा भाव हो जाए रोग ऋण शत्रु का, और सप्तम भाव भी हो जाए शामिल, जो कि कहीं ना कहीं साझेदारी का भाव भी है, और नवमेश भी यहाँ पर शामिल हो जाए, नवम भाव के अधिपति भी, और जो द्वादश भाव के अधिपति हैं वह भी आ जाए। देखिए ये सभी, इनके साथ पंचमेश अगर हो, इनके साथ इनके साथ कौन हो, पंचमेश हो जाएं, तो इस व्यक्ति को, उस जातक को बहुत जमीन प्राप्त होती है, और वह जमींदारी से उसको बहुत सारे उसके खेत हो गए, उनमें कहीं भट्टे की ईंटें उसके यहाँ से पथ रही हैं, तो बहुत बड़ा उसका कारोबार होता है, बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद होती है। तो वहाँ पर भूमि के गर्भ से उत्पन्न जो रत्न हैं उनसे भी वह लाभान्वित होता है, अर्थात उसे खानों आदि का भी वह मालिक बनता है। अब देखिए जरा कैसे, जब भी, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हम देख लेते हैं कि पंचमेश हो जाते हैं कौन, पंचमेश हो जाते हैं शनि। तो देखिए शनि ही दोनों स्थितियों में, अब यहीं हम पंचम में अगर ये योग बनाते हैं, त्रिकोण में बने या केंद्र बने में बने, तो कहीं भी बने तो बड़ा शुभ रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बुध को रखेंगे जो कि लग्नेश हैं, दूसरा फिर मंगल भी यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर नीच भंग स्वयं हो जाएगा, आप ये ना देखें कि यहाँ तो नीच हो रहे हैं ग्रह, तो नीच भंग तो स्वयं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कैसे होगा, कि नीच ना तुच्छ ना अगर केंद्रस्थ हो जाए एक दूसरे से, तब वहां पर नीच भंग हो जाता है। अब यहाँ पर मंगल, गुरु को देखिए, गुरु भी यहाँ पर विराजित हो गए, और शनि भी विराजित हो गए, गुरु भी हो गए, शनि भी हो गए, शुक्र भी यहाँ पर विराजित हो गए हैं, और सूर्य भी विराजित हो जाते हैं, और सूर्य भी यहाँ पर विराजित हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ग्रह विराजित एक जगह हो जाएं। अब ये या तो पंचम में हो या कहीं पर भी किसी भी भाव में हो जाते हैं। त्रिक भाव में होते हैं तो थोड़ा सा कम फल होगा, और अगर बहुत शुभ भाव त्रिकोण भाव में होते हैं तो बहुत अच्छा फल देने वाली यह स्थिति बनती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा, बहुत अधिक जमींदारी आदि से धनाढ्य होता है, बहुत ये सुख उसको देने वाली स्थिति होती है, जमीन जायदाद से उसको बहुत ज्यादा फायदा प्राप्त होता है। अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमको कम परिश्रम से भी जमीन का सुख प्राप्त हो गया, जैसे किसी की लॉटरी लग गई, किसी को आवंटन में उसने फॉर्म भरा, उसको आवंटन में कोई एक प्लॉट निकल आया, तो ऐसी स्थिति कब बन सकती है। तो ध्यान आपको क्या रखना है, अगर आपकी कन्या लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर जो चंद्रमा है, यदि यह चंद्रमा यहाँ पर आकर बैठ जाए, कहाँ पर, चतुर्थ भाव में, और जो गुरु हैं वह चले जाएं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, गुरु चंद्रमा के घर और चंद्रमा गुरु के घर में यहां पर आ गए, ऐसी स्थिति बनती है, तब आप निश्चित रूप से किसी में आपको कम परिश्रम से अधिक सुख मिलेगा। और चंद्रमा और गुरु जब एक दूसरे के अंतर में होंगे, महादशा अंतरदशा में, गुरु की महादशा हो या चंद्रमा की अंतरदशा हो, चंद्रमा की महादशा हो, गुरु की अंतरदशा हो, ऐसी स्थिति में यह लाभ प्राप्त होता है। और इसके अलावा भी एक और तरीका है जो हम जान सकते हैं कि यदि जो गुरु हैं और शुक्र हैं, यदि ये दोनों, गुरु और शुक्र, जैसे मैंने पहले भी बताया इसके बारे में, ये दोनों एक जगह अगर बैठ जाते हैं एकादश भाव में, और इसके साथ में ध्यान क्या रखना है कि ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को लॉटरी का सुख दिलाने वाली स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर ये अगर ऐसे नहीं हो, तो गुरु अगर यहाँ बैठे और शुक्र यहाँ बैठ जाए तब भी यह स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना होगा। पहला सूत्र विशेष रूप से इस कुंडली में काम करेगा, यह सूत्र इतना कार्य नहीं करेगा, जबकि पहला सूत्र अधिक कार्य करेगा। तो यहां तक हमने कन्या लग्न की कुंडली के बारे में विश्लेषण किया। किसी जातक का एक प्रश्न था, मैं यहां पर बता देता हूं, जो हमारे दर्शक हैं उनमें से किसी ने प्रश्न किया था कि अगर उन्होंने कोई रत्न धारण किया और वह कहीं ना कहीं छठे भाव में कोई बैठा हुआ ग्रह, तो क्या उसका दुष्प्रभाव भी उनको मिलेगा। तो देखिए, जब भी ऐसी स्थिति बने कि वह ग्रह कहीं शुभता भी देने वाला है, उसके बिना आपका काम भी नहीं चलेगा, और वह बलहीन है, और
अगर आपने उसका बल बढ़ाया तो वह कहीं ना कहीं आपको कष्ट भी देगा। तो उस स्थिति में आपको दो काम करने चाहिए। पहले उसका रत्न तो धारण आपको करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए, उसके मंत्र जाप आदि अवश्य करने चाहिए, उससे संबंधित जो भी शांति उपाय हैं वह आपको अवश्य करने चाहिए। मंत्र आदि करने से उसकी जो अशुभता है वह नष्ट होगी, और रत्न धारण करने से जो उसका बल है वह शुभता की तरह आपको लेकर जाएगा, आपके जीवन में समृद्धि आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम लेकर आएंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में भू संपत्ति जमीन जायदाद के योग का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।